Assalamu alaikum. The next topic would be instructional elements and how to implement them. अब इंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? और इंस्ट्रक्शन से हमारी समझ में आ रहा है कि कोई बात बताना चाह रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है, कुछ इंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है. तो सबसे पहले तो एक थीमेटिक फोकस होना चाहिए. व्हाट इज़ थीमेटिक फोकस? हमें एक थीम, एक आइडिया हमें पता होना चाहिए, अपना स्टार्टिंग पॉइंट टू फोकस ऑन द डिस्कशन. ऐसा नहीं है कि टीचर क्लासरूम में आई एंड शी हैज़ नो आइडिया वे टू स्टार्ट फ्रॉम. नो, हमें भी पता होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स, हमें अपनी गाइडलाइंस, हमें अपना कोर्स आउटलाइंस कोर्स शुरू होते के साथ ही पहले ही दिन टीचर प्रोवाइड कर देती हैं. नाउ टीचर्स के पास भी एक आइडिया होता है कि मैं आज अपना लेक्चर कहाँ से शुरू करूँगी, क्या सेंट्रल आइडिया होगा मेरे लेक्चर का, और एक जनरल सा प्लान होता है कि आहिस्ता 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 मैं अपना लेक्चर कैसे आगे बढ़ाऊंगी. मेक अ जनरल प्लान फॉर हाउ द थीम विल अनफोल्ड. कैसे आप आहिस्ता 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 आगे बढ़ाएंगी, उसे कैसे कैसे खोलती जाएंगी. अनफोल्ड करना, जैसे कारपेट रोल हुआ है, आप अनफोल्ड कर रहे हैं, उसे खोल रहे हैं. सही है. तो ये थीमेटिक फोकस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम कोई भी चीज़ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम बीच की चीज़ शुरू में और आखिर की चीज़ बीच में, और सबसे शुरू जहाँ से हमें करना चाहिए था वो आखिर में एक्सप्लेन करेंगे, तो इट वुड बी वेरी कन्फ्यूजन, और ये अच्छा तरीक़ेकार नहीं होगा. तो हमारे पास पूरी एक थीम होना चाहिए कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट कौन से पॉइंट्स पे मूव ऑन करेंगे. एक्टिवेशन एंड यूज़ ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज. अगेन ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे कनेक्ट कर सकें. जो आप पढ़ा रहे हो, आप डायरेक्टली बीच में से शुरू नहीं कर सकते. इवन दो कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में बच्चे फाइनल एग्ज़ाम दे के आगे तक आए हैं, बट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, अगर हम बिहेवियरिस्ट थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमें कनेक्ट किया गया कि ये समहाउ कनेक्ट है टीचर सेंटर्ड अप्रोच से और ऑपरेंट थ्योरी से. अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ रहे हैं तो हमें बताया गया कि ये जो है समहाउ नहीं, सॉरी, इट इज़ कनेक्टेड विद स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच. तो कनेक्शन स्टेब्लिश करके ही हमें डेफिनेशंस भी समझाई जा रही हैं कि आपको पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाए व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, या व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, या हमें रिलेट किस चीज़ से करना है, फर्दर टॉपिक हमारा किस चीज़ से रिलेटेड होगा. तो एक्टिवेशन एंड यूज़ ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. डायरेक्ट टीचिंग व्हेन नेसेसरी, टीच अ स्किल और कॉन्सेप्ट डायरेक्टली. एज सिंपल एज दैट. कि कभी कभी डायरेक्ट टीचिंग बहुत ज़रूरी होती है. ज़रूरी नहीं होता कि हम हर वक्त किसी ना किसी को इसमें इन्वॉल्व रखें बच्चों को, या कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि आप डिविएट नहीं होने दे सकते अपने बच्चों को. आपको बेसिक तो स्टार्टिंग में टीचर को ही बताना है, तो वो उस वक्त डायरेक्ट टीचिंग बहुत नेसेसरी एलिमेंट है. आइदर बी डायरेक्ट विद एनी स्टूडेंट और डायरेक्ट विद द एंटायर क्लास. प्रमोशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस. जो ये मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी कि अगर आप बात कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर कोई नई चीज़ इस्टेब्लिश कराना है, अगर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, तो उसमें टीचर का क्या रोल रहा. मतलब बच्चों ने ही पढ़ लिया, बच्चों ने ही आपस में क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, बच्चों ने ही समराइज कर दिया, वेयर इज़ द टीचर. ये है टीचर का रोल. प्रमोशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस. जो मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चों ने जो भी समराइज कर लिया, जो भी समझ लिया, उसके बाद टीचर का काम है कि वो बच्चों को अपनी लैंग्वेज में टू प्रमोट मोर complex language, that is vocabulary, usage of new and better words and grammar to be introduced to the children. Elicit more complex language by asking students to expand on their thoughts, questioning them and restating their contribution using more complex grammar and vocabulary. आप एज ए टीचर, आपको पता है कि बच्चों ने आपस में क्या क्वेश्चंस किए होंगे, बट आप उनकी सोच को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड आया रूरल एरियाज़, बच्चों ने उस पर भी बात करी. बच्चों ने बात करी अर्बन एरियाज़. टेक्स्ट पढ़ के बच्चों ने प्रेडिक्ट कर दिया कि रूरल एरिया कौन सा होगा, अर्बन एरिया कौन सा होगा. बट टीचर ने जो क्वेश्चन किया, आप सब ने पढ़ लिया, सब कर लिया. अब टीचर का क्वेश्चन था, वेयर वुड यू प्रेफर टू लिव, वाई वुड यू हैव दिस चॉइस, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ. इस तरीके के क्वेश्चनिंग्स जो टीचर्स की, जो बच्चे आपस में तो एक दूसरे से नहीं करेंगे, वो तो टेक्स्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे. तो टीचर जो बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस करें जो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड हो, जिसका जवाब फिर वो आपस में एक दूसरे को दें.
promotion of base for statements or positions, encourage students to use. अच्छा, अब बच्चे ने अगर कोई बात कही है तो you won't directly say कि it's right or it's wrong. अब आप बच्चों को ये बोलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे ने बोला कि आई सपोज आई वुड लव टू लिव इन रूरल एरियाज, तो टीचर्स वुड बी लाइक, नाउ व्हाई डू यू सजेस्ट यू वुड लाइक टू लिव इन अ रूरल एरिया. तो बच्चा अगर बोलेगा क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होती है बिल्कुल भी, तो टीचर बोलेंगे हाउ डू यू नो. हाउ वाला क्वेश्चन आया, तो बच्चा या तो बताएगा कि मैंने इंटरनेट पे से पढ़ा था, या मैंने पिक्चर्स देखी हैं कि दे आर वेरी ब्यूटिफुल इन ग्रीन एरियाज. हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, दे डोंट हैव मच कार्स, सो देर इज़ नो पोल्यूशन एट ऑल. तो इस तरीके के जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो बच्चा अपनी बात को सेफ करने के लिए या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए पेश करता है, वो होते हैं बेस फॉर स्टेटमेंट्स. जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की कोई बेस होती है, तो बच्चे ने अगर कोई बात कही है तो उसके दिमाग में कोई बेस है, तो आप उसको क्लेरिफिकेशन लो कि क्या था, और प्रोब फॉर द बेस ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चंस. मतलब आप बच्चे से सवाल करो कि आपने अगर ये बात बोली है तो क्यों बोली है. हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता. जैसे मैंने बोला ना कि अगर उसने बोला कि रूरल एरियाज में पोल्यूशन कम होती है, तो आप उससे पूछोगे हाउ डू यू नो, तो आपको उसका जवाब मिलेगा कि उसकी क्या सोच है. हो सकता है बिल्कुल ही डिफरेंट हो, वो ये बोले कि क्योंकि दे आर मोर ग्रीन एरियाज. हो सकता है वो ये बोले ही ना कि वहाँ पे तो इतनी गाड़ियाँ होती हैं. तो फिर एज अ पॉइंट आप आगे रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग आप कैसे करोगे. फिर आप बोलोगे ओके, फॉर एग्जांपल सना सेड दे आर मोर ग्रीन एरियाज, एनीबडी एल्स डू यू थिंक देयर शुड बी मोर आइडियाज रिगार्डिंग पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ रूरल एरियाज. कोई और बच्चा कोई और आइडिया देगा. तो ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा. फ्यूअर नॉन आंसर क्वेश्चंस. अच्छा, अब ये क्या है फ्यूअर नॉन आंसर क्वेश्चंस. तो ये है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए जिनके एक से ज़्यादा सही जवाब हो सकते हैं. जैसे अभी मैंने बोला पॉल्यूशन की अगर बात करें, और एक बच्चा कहता है क्योंकि वहाँ पे तो गाड़ियाँ ही नहीं होती हैं, तो ये आंसर भी सही है. एक बच्चे ने बोला कि क्योंकि वहाँ पे तो हरियाली बहुत होती है, तो जहाँ पौधे होते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन कम होती है. इस तरीके के वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं होती, वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हैं, व्हाट्सोएवर. तो ये फ्यूअर नोन क्वेश्चन था कि रूरल एरिया के अंदर पॉल्यूशन क्यों कम होती है, कि जिसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं. रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. अगेन टीचर का क्या काम है, रिस्पॉन्सिव होना. टीचर का क्या काम है, बच्चों की सेल्फ एस्टीम डेवलप करना. अगर टीचर को रिस्पॉन्सिव भी होना है बच्चों की कॉन्वर्जेशन पे, और अगर आपस में दो फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे हैं, आपस में नहीं 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 जो मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादा सही है, और वो डिविएशन स्टार्ट हो जाए, तो सेंटर ऑफ फोकस वापस डाइवर्ट करके डिस्कशन की तरफ लेकर आना, अपने इनिशियल प्लान की तरफ लेकर आना. ओके, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इज ओवर नाउ, वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर रिटर्न वर्क नाउ, और मे बी फिल इन द ब्लैंक्स, और आई विल आस्क यू टू ट्रू एंड फॉल्स. तो वापस डाइवर्ट करके, हमें सारा टाइम एक ही चीज़ पे ज़ाया नहीं करना होता. हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो वी वुड हैव कि 15 मिनट्स इस चीज़ के होंगे, 15 मिनट डिस्कशन के होंगे, 15 मिनट इस चीज़ के होंगे. तो हमें डाइवर्ट करके वापस कैसे लेकर आना है. कनेक्टेड डिस्कोर्स. अब कनेक्टेड डिस्कोर्स का मतलब ये है कि हमें क्लास में सब बच्चों को बारी देनी होगी. नो चाइल्ड शुड गेट और फील निगलेक्टेड, और सक्सीडिंग कंट्रीब्यूशन सबके अंदर आना चाहिए. और ये कि टीचर को ये बात पता हो कि जो मैंने कंटेंट पढ़ाया उसने बिल्ड अप किया पुराने के ऊपर सक्सेसफुली. जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी या जो पुरानी क्लास का था वो रिट्रीव भी हुआ, वो रिवाइज भी हुआ, और जो नया बिल्डअप हुआ वो उससे बेहतर तरीके से उसके ऊपर अच्छे कॉन्सेप्ट्स डेवलप भी हो गए. अ चैलेंजिंग बट नॉन थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर. टीचर्स को सपोर्टिव होना चाहिए है, और बच्चों को निगोशिएट करने का आपस में मौका देना चाहिए है. फॉर एग्जांपल अगर टीचर के साथ भी बच्चों को इतना ओपन होना चाहिए, या अगर टीचर उनको लगता है कि टीचर का ये पॉइंट ऑफ व्यू एक है, मेरे पास उसके अलावा भी 2-3 है, तो यू शुड बी वेरी सपोर्टिव विद योर चिल्ड्रन. जनरल पार्टिसिपेशन. अगेन कि सबको मौका मिलना चाहिए. आप ये नहीं करेंगे कि मैं जिसको आवाज़ दूंगी वो बोलेगा. नो, यू शुड मेक श्योर. और या एक ही बच्चा बोलता रहे, नहीं कि अगर एक ही बच्चा हाथ उठा रहा है तो वही बोलता रहे. नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दिस. आप ज़बरदस्ती किसी दूसरे का नाम ले सकते हैं जो कि रिलक्टेंट पार्टिसिपेंट है, जो कि लेस एक्टिव है, तो आप उसका भी नाम ले सकते हो कि अब इसकी बारी है. तो एवरी स्टूडेंट वुड नो. जो उसको बार बार जवाब देना है उसको भी ये बात पता होगी, और जिसको बिल्कुल जवाब नहीं देना उसको भी ये बात पता होगी कि इनके क्लास में तो भाई हमें देना ही पड़ेगा जवाब. तो ये जनरल पार्टिसिपेशन थी. तो ये
जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के रेसिप्रोकल क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं। इससे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं और बच्चों के अंदर कनेक्शन होता है, और इस तरीके के बच्चे जो यूजुअली पार्टिसिपेशन में लैक करते हैं या इंटरेस्ट नहीं लेते, उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है, और टीचर का रिफ्लेक्शन इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप दिस वॉज वेरी हेल्पफुल. Thank you all for watching my videos and liking them.